हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियम बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम सेल डिवीजन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम, कि जो सेल प्लेट है वो ग्रो कैसे करती है। तो ये सेल प्लेट एक्चुअली क्या होती है कि प्लांट सेल्स के अंदर, सपोज़ ये कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जब डिवीजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं टेलोफेज के एंड तक, ओके। और जब साइटोकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस के टाइम यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेल प्लेट सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ग्रो करती है। ग्रो करते करते जब ये फुल्ली ग्रो कर जाती है तो एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, ठीक है। दोनों से ये साइटोप्लाज्म ये बाइसेक्ट हो जाता है और एक सेल से दो सेल यहाँ पे बन जाती हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ से या सेंटर से वॉल की तरफ जो है सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। और ये किसका प्रोसेस है, तो ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है प्लांट सेल के अंदर। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर एक्चुअली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस से दो न्यूक्लियस बन गए। अब जब साइटोकाइनेसिस होना होगा तो क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है, ओके। दोनों साइड से कॉन्स्ट्रिक्ट होते होते फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे जब दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से टच कर जाती हैं, मिल जाती हैं, तो एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, ओके। सो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच स्टेज द क्रोमोजोम्स फर्स्ट बिकम विजिबल, कि कौन सी स्टेज के अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, सी प्रोफेज एंड डी टीलोफेज। तो हमें पता है कि जब सेल इंटरफेज से जब प्रोफेज में एंटर करती है तो अर्ली प्रोफेज में तो क्या होता है कि जो क्रोमोजोम होता है हमारा या क्रोमेटिन होता है वो इस तरीके से उलझे हुए धागे की तरह रहता है। बट जैसे जैसे सेल आगे ग्रो करती है, प्रोग्रेस करती है अपने सेल डिवीजन में, तो लेट प्रोफेज आते आते क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड जो पड़ा हुआ होता है ये कंडेंस होने लगता है और कंडेंस होने के बाद थिक होकर के एक्स शेप के क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम कब विजिबल होते हैं, हमें प्रोफेज में विजिबल होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द रूट टिप सेल, कि अनियन की जो रूट टिप सेल होती है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेज इन विच डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड द पोल ऑफ द स्पिंडल एज, कि वह कौन सी स्टेज है जिसमें जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या फिर टीलोफेज। तो मेटाफेज में तो क्या होगा, मेटाफेज में तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरीके से मिड लाइन पे आकर के सारे अरेंज हो जाते हैं, ओके। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इनसे अटैच हो जाते हैं। और जब एनाफेज आती है तो इस एनाफेज में फिर ये क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट होकर के क्या करते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, है ना, सेपरेट होकर के अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्रोमोसोम ये वाला पार्ट इधर चला गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया। तो ये वाली स्टेज कौन सी होती है, एनाफेज होती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में जो है क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, एनाफेज में। Next question is, if you are provided with root tip of onion in your class and asked to count the chromosomes of which of the following stage can you most conveniently look into, कि आपको अनियन की कोई रूट टिप सेल दी गई है और उसमें आपको क्रोमोसोम्स का नंबर है वो काउंट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी स्टेज को इनमें से प्रेफर करेंगे। सो क्रोमोसोम की स्टडी के लिए या फिर उनकी काउंटिंग के लिए जो बेस्ट स्टेज जो मानी जाती है सेल डिवीजन में वो मेटाफेज को माना जाता है। क्यों, क्योंकि मेटाफेज में अभी हमने देखा था कि जो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक मेटाफेज प्लेट पे अलाइन होते हैं, तो वहाँ पे उनकी स्टडी करना क्या होता है, इजी और कन्वीनियंट होता है, इसलिए मेटाफेज को हम प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन माइटोसिस द न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग, कि माइटोसिस की प्रोसेस में जो न्यूक्लियर एनवेलप या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो न्यूक्लियस होता है वो कब डिसअपियर होते हैं। तो इनका जो डिसअपियर होता है ये होते हैं प्रोफेज में,
प्रोफेज में डिसअपियर होते हैं, उसके बाद टीलोफेज में ये फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन रिफर्स टू, कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ऐसी जो स्टेज होती है, इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस, जहाँ पे क्या होता है एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर है वो डबल होता रहता है, ओके, बट जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड नहीं होता है। इससे क्या होता है सेल्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि एक सेल में मोर देन, इन जनरल क्या होता है सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, मतलब 2n होती हैं इन जनरल, बट यहाँ पे क्या मिलती है हमें 3n 4n 6n, है ना, इस तरीके की प्लॉइडी यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि जनरली प्लांट सेल्स में कॉमन होती है। सो एंडोमाइटोसिस की वजह से क्या होता है पॉलीप्लॉइडी होती है। सो हियर द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अकर्स एट, कि जो जीन्स का जो रिकॉम्बिनेशन है वो कब होता है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस, प्रोफेज सेकंड इन मियोसिस, मेटाफेज सेकंड इन मियोसिस, प्रोफेज इन माइटोसिस। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है, ये प्रोफेज फर्स्ट में होती है, ओके, क्योंकि जो मियोसिस सेकंड जो होता है वो एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह ही होता है, वहाँ पे इस टाइप की कोई भी प्रोसेस है वो नहीं होती है, लाइक रिकॉम्बिनेशन या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, टेट्राड फॉर्मेशन, ये सब कहाँ पे होते हैं, ये मियोसिस फर्स्ट में होते हैं। और मियोसिस फर्स्ट में भी जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसके अंदर 5 सब स्टेजेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ओके। तो इसमें जो पैकाइटिन स्टेज होती है यहाँ पे क्या होता है रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इनका जो क्रोमोसोम का कुछ एक फ्रेगमेंट होता है वो दोनों क्या होते हैं एक्सचेंज होते हैं, है ना, जिसको रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है, जिसकी वजह से क्या आती है जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स जो होती हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, कि दो जो मियोटिक की जो दो मियोसिस की जो 2 फेजेस होती हैं जिसको हम मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड बोलते हैं, ठीक है, मियोसिस सेकंड बोला जाता है। सो इन दोनों के बीच में जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो ये क्या होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, और इसके बाद कौन सी स्टेज आती है प्रोफेज सेकंड आती है। सो मियोसिस फर्स्ट का एंड और मियोसिस सेकंड का जो स्टार्ट होता है उसके बीच में इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर सीन इन विच टिपिकल स्टेज, कि जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं वो कब देखे जाते हैं, तो ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स मियोटिक प्रोफेज में देखे जाते हैं, ओके। और किस में मिलते हैं ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, तो एम्फीबियन के जो एग होते हैं, एम्फीबियन का जो oocyte होता है ना, उसके अंदर ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। और ये क्या होते हैं कौन सी स्टेज में होते हैं, तो मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसके अंदर जो पैकाइटिन स्टेज होती है, तो वहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स देखने को मिलती है क्या होते हैं, ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं, ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं और एक लैम्प ब्रश की अपीयरेंस देते हैं ना, इस तरीके से हाईली कंडेंस्ड होते हैं, ये लैम्प ब्रश की एक अपीयरेंस देते हैं। इनको क्या बोला जाता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। और इनके अंदर क्या होता है एक्टिवली आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस के लिए हाईली एक्टिव होते हैं, क्योंकि आगे चल करके जब एग से फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा तो उस जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह एंजाइम्स वगैरह का ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या होता है यहाँ पे हाईली एक्टिव आरएनए सिंथेसिस है वो चलता रहता है, ओके। इसलिए क्रोमोसोम का साइज़ भी मतलब इनका लार्ज होता है और ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं। सो ये हमें देखने को मिलते हैं मियोटिक प्रोफेज में। न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो होते हैं मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, सो ऑलमोस्ट जितने भी प्रोटीन्स है ज़्यादातर वो साइटोप्लाज्म में ही उनका सिंथेसिस होता है। जो ER होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ओके, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड रहते हैं, तो इन्हीं राइबोसोम के ऊपर क्या होता है प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स अकर्स ड्यूरिंग, कि मेंडेलियन फैक्टर जो होते हैं जीन्स का जो सेग्रीगेशन होता है वो कहाँ पे होता है, सो जीन्स का जो सेग्रीगेशन होता है वो एनाफेज फर्स्ट में होता है,
ओके, क्योंकि यहाँ पे ही क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबिलेरिया बाय हैमरलिंग प्रूव्ड द रोल ऑफ कि हैमरलिंग ने जो एसिटाबिलेरिया के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या प्रूफ हुआ था। तो एसिटाबिलेरिया ये क्या है, एक एल्गी है जिसके ऊपर हैमरलिंग ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इससे क्या प्रूफ हुआ था कि हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होता है इसलिए वो जो डीएनए है या जो न्यूक्लियस है वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो हम देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट था इनका। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एसिटाबिलेरिया की 2 स्पीशीज़ ली। एक स्पीशी ऐसी ली जिसके अंदर मतलब उनका जो कैप का जो स्ट्रक्चर था वो अलग अलग था। तो एक एसिटाबिलेरिया का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। ये इसका कैप वाला रीजन होता है, ये इसका स्टॉक होता है और नीचे राइजोइड होता है, और इसी राइजोइड के अंदर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, सो एक टाइप तो ये था एसिटाबिलेरिया का। और जो दूसरे टाइप का एसिटाबिलेरिया इन्होंने लिया उसके अंदर कैप का जो शेप था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। सपोज़ ये दूसरा टाइप का एसिटाबिलेरिया है और यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों का जो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट था उसको एक्सचेंज किया। इसका न्यूक्लियस इसमें लगाया, इसका न्यूक्लियस इसमें लगाया। तो बाद में इन्होंने क्या देखा, सपोज़ ये ए वाला है, ये बी है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो कैप का जो शेप था वो भी चेंज हो गया। ये वाला जो न्यूक्लियस जब इसमें लगाया गया तो ए वाला जो एसिटाबिलेरिया है उसमें कैप का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बी की तरह हो गया, है ना। और बी वाले में क्या हुआ, क्योंकि इसमें हमने इसका न्यूक्लियस इंसर्ट किया था तो यहाँ पे जो कैप का स्ट्रक्चर था वो ए वाले की तरह हो गया, मतलब साइज स्ट्रक्चर इनका चेंज हो गया। सो ये चेंज किसकी वजह से आया, न्यूक्लियस का एक्सचेंज करने से आया। तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूफ निकाला कि जो न्यूक्लियस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट एट विच पॉलीटीन क्रोमोसोम्स अपीयर टू बी अटैच्ड टुगेदर इज कॉल्ड, कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से पॉइंट पे अटैच होते हैं, तो उसको बोला जाता है क्रोमोसेंटर। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये जो ड्रोसोफिला लार्वा होता है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में ये प्रेजेंट होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे डिफरेंट जो क्रोमोसोमल आर्म होती हैं वो इस क्रोमोसेंटर पे अटैच होती हैं। डिफरेंट आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स की। तो ये सब कहाँ पे अटैच होती हैं, इस क्रोमोसेंटर पे अटैच होती हैं। सो ये जहाँ पे अटैच होते हैं उस रीजन को बोला जाता है क्रोमोसेंटर। ओके, और ये मिलते किस में है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमेटिड कॉइलिंग इन द मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन इज, कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्रोमेटिड्स की जो कॉइलिंग होती है वो कैसी होती है। तो क्रोमेटिड की जो कॉइलिंग होती है तो ये 2 टाइप की कॉइलिंग करते हैं क्रोमेटिड, क्योंकि बाकी टाइम पे तो क्या होता है, सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से उलझे हुए धागे की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने का जब टाइम आता है तो ये क्या होते हैं, कोइल होने लगते हैं, डेंस और थिक हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कोइलिंग होती है ये 2 टाइप की होती है। या तो ये हो सकती है प्लेक्टोनेमिक, जिसमें क्या होते हैं, टाइटली कोइल्ड होते हैं, ये टाइटली कोइल्ड होते हैं जिसको कॉम्पैक्ट कोइलिंग भी बोला जाता है। और ये वाली जो कोइलिंग है ये हमें माइटोसिस में देखने को मिलती है, माइटोसिस में। ओके, और या फिर कैसे हो सकती है, पैरानेमिक हो सकती है। तो ये जो पैरानेमिक कोइलिंग है ये कहाँ पे मिलती है, मियोसिस में मिलती है। और इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं ना, लूजली कोइल्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, प्लेक्टोनेमिक इन माइटोसिस एंड पैरानेमिक इन मियोसिस। ओके, प्लेक्टोनेमिक इज tightly coiled और पैरानेमिक इज लूजली coiled। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व बेस्ट ड्यूरिंग, की क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उनको ऑब्जर्व करने का बेस्ट स्टेज कौन सा है।
क्रोमोसोम्स की स्टडी के लिए हमें पता है कि जो मेटाफेज होती है उसको बेस्ट फेज माना जाता है। यहाँ पे आप क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स का अगर नंबर काउंट करना होता है तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक लाइन में अलाइंड होते हैं। ओके, इसलिए कन्वीनियंट होता है उनको स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ टू नॉन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज, कि जो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो उनके बीच में जब एक्सचेंज होता है कोई भी उनका सेगमेंट तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। सपोज़ ये कोई एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1 है, और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ओके, तो अब इन दोनों के अंदर क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे। अटैच होने के बाद इनका जो सेगमेंट का एक्सचेंज होगा, ये वाला सेगमेंट इसमें चला जाएगा, इसका सेगमेंट इसमें आ जाएगा। और ये कहाँ पे होता है, सो मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट की जो सब स्टेज है पेकाइटीन, उस पेकाइटीन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको रिकॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। ओके, सो ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, प्रोफेज फर्स्ट में और पेकाइटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अगेन आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नो ये अलग है। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बिटवीन क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर इज टर्म्ड एज, अब इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम इसी के ही हैं, रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं और क्रॉसिंग ओवर भी बोल सकते हैं। सो हियर द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेजेस कैन कंट्रोल, कैल्शियम डिपेंडेंट जो काइनेज होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं, तो ये हमारे सेल साइकिल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और इनको इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, CDKs, कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेज। ओके, और ये हमारे सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। जब तक सपोज़ कोई सेल है वो इंटरफेज के अगर G1 फेज में है, तो ये जो CDK होते हैं ये चेक करते हैं कि जब तक G1 फेज कंप्लीट नहीं हो जाती सेल को S फेज में एंट्री नहीं करने देते हैं। और जब S फेज में सेल होती है तो जब तक S फेज कंप्लीट नहीं हो जाती, DNA का पूरा रेप्लिकेशन नहीं हो जाता, तब तक सेल को G2 फेज में एंटर नहीं करने देते हैं। ओके, सो ये हर एक स्टेज पे क्या करते हैं, सेल को मॉनिटर करते हैं। हर एक स्टेज है वो कम्प्लीटली होनी चाहिए, उसके बाद ही सेल को अगले फेज में एंटर करने देते हैं। ओके, इनको क्या बोला जाता है, CDK, सेल साइकिल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। मैनी सेल्स फंक्शन प्रॉपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली इवन दाउ दे डू नॉट हैव, कि बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जिनमें इनमें से क्या नहीं होता फिर भी वो सेल्स जो है नॉर्मली अपने फंक्शंस करती हैं। सो किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, साइटोस्केलेटन भी ज़रूरी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़रूरी है। ये जो प्लास्टिड्स हैं, ये प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं ना, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं, बट फिर भी एनिमल सेल अपने सारे फंक्शंस प्रॉपरली करती है। तो प्लास्टिड